Hello everyone, welcome back to our channel and again we have Irfan Aman with us and myself Rohan. So आज दोबारा हम एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो दोबारा लाइमलाइट में है बट दिस टाइम फॉर डिफरेंट रीजंस. एंड मिस्टर इरफान, सो व्हाट आर दोज रीजंस कि वो पहले अब लाइमलाइट में और वो पहले भी रह चुका है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच रोहन. हेलो एवरीवन, वी आर बैक हियर विद द न्यूज ऑन यस बैंक. As Rohan said, once again this banking stock is in the limelight, but this time with completely different and positive reasons. Okay, so थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं कि ये इससे पहले जो लाइमलाइट में आया था किस वजह से आया था. ऑल राइट, तो हम सबको याद है और मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी भी बना रखा है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो मार्च 2020 की बात करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जब बैंक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स था और उसके कोलैप्स होने के काफी सारे वजह थे. जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये जो बैंकिंग स्टॉक है यस बैंक, या ये जो बैंक था जो राणा कपूर और उसके भाई अशोक कपूर, ये दोनों प्रमोटर थे. अगर आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो आप पाएंगे कि राणा कपूर एक फ्लैम्बॉयंट टाइप के प्रमोटर थे जो कि काफी एग्रेसिव मॉडल को फॉलो करना चाहते थे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वहीं दूसरी तरफ जो अशोक कपूर थे उनका जो अप्रोच था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था और यही वजह थी कि एक अग्रेसिव और दूसरा कंजर्वेटिव, दोनों भाइयों के इस तालमेल की वजह से बैंक काफी अच्छा कर भी रहा था. बट एक बहुत ही मिसफॉर्च्यून इवेंट होता है. हम सबको पता है कि 2008 में ताजमहल पैलेस पे मुंबई में अटैक हुआ और जो होना होता है होके रहता है. तो अशोक कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के उस दिन उस वक्त उसी होटल में थे और अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट अटैक में वो मारे गए. अब वहां से चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हो गई. रीजंस क्या हुआ इसके पीछे कि अब जैसे मैंने आपको बताया राणा कपूर थोड़ा एग्रेसिव मॉडल को फॉलो करते थे. तो उन्होंने क्या किया, अब चूंकि कंट्रोल कंप्लीटली उसके हाथ में आ गया था तो वो ओवर द इयर्स मतलब बिल्कुल अग्रेसिव टाइप से टू हैविंग अर्न मोर एंड मोर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विच बैंक स्टार्ट लेंडिंग टू द कॉर्पोरेट्स. ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि बांटना शुरू कर दिया पैसा इस टाइप से. नहीं, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में काफी अच्छा भी करता रहा. अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो 2016-17 तक का देखिए, बैंकिंग के स्टॉक के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 400 तक भी टच हुए हैं. और दूसरी तरफ ठीक है, स्टॉक प्राइस हमेशा रियल पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है. जैसे आज भी लोग कई सारे यही बोलते हैं, मेरी बात भी होती है कि अच्छा जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है बैंक में तो स्टॉक प्राइस 12 से 14 रुपए के बीच में ही क्यों घूम रहा है, वो बढ़ता क्यों नहीं है. देखिए, वैल्यू एक अलग चीज है, राइट, और स्टॉक प्राइस कंप्लीटली डिफरेंट चीज है. अगर आपको मैं यही बात जो अभी बता रहा हूं, आप उस टाइम की बात करें तो 400 रुपए पे स्टॉक था बट बैंक की हालत क्या थी, और वो जब हालत बिल्कुल सामने आई तो आप देखो वो 5 रुपए पे आ गया. तो ये चीज अदर राउंड भी तो हो सकता है, अदर वे राउंड, कि अभी वो ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लग रहा है, काफी हद तक ट्रस्ट बन भी गया है, बट वो जो एक्चुअल इवेंट्स हैपन हुए पॉजिटिव वे में बैंक्स में, वो अभी स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अंडर वैल्यूड है. बट इट विल टेक इवन अ क्वार्टर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ 400 पे चला जाएगा, बट कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे. बट उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि बैंक में क्या बदलाव आए, पॉजिटिव्स, नंबर्स में क्या चेंजेस आए, डेटा में क्या चेंजेस आए, बैंक के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसमें क्या चेंजेस आए. तो एक बार फिर से मैं पहुंचता हूं 2016 की जो हम बात कर रहे थे. उसके बाद धीरे 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 काफी डिफॉल्ट होने शुरू हो गए, बट वो डिस्क्लोज नहीं किया गया था बैंक के द्वारा, वो काफी टाइम तक हाइड करके रखा गया. जैसा मैंने आपको बताया कि काफी एग्रेसिव लेंडिंग शुरू कर दी इन लोगों ने. तो जैसे कुछ नाम लूं मैं, रिलायंस कैपिटल है, DHFL है, कॉफी कैफे डे है, कॉक्स एंड किंग है, वोडाफोन है, इन लोगों को काफी अमाउंट लेंड किया गया जो कि बैड डिक्लेयर हो गया. जब हम बैड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक 90 डेज का पीरियड होता है कि अगर 90 दिन तक अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको आप स्लिपेजेस के कैटेगरी में डाल के फिर धीरे 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 और टाइम बीतता है तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर करते हो. और ये 2019 के एंड की बात करें तो ये NPA वाज
more than 1 lakh crores। तो जब ये चीजें हुई तो बिल्कुल, जब ये चीजें बाहर आई, जब राणा कपूर ने दोबारा डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया था, आरबीआई ने मना कर दिया और आरबीआई ने एडिशनल 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए टू टेक ओवर द बैंक। और मार्च 2020 में आके एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाया गया जब पता चला कि बैंक इज गोइंग टू कोलैप्स, बैंकरप्सी के हालत में है। राणा कपूर अरेस्ट भी हुए। उसके बाद एसबीआई और कुछ बैंक्स के कंस्टोडियन ने मिलके यस बैंक को बचाया और आज भी 75% ऑफ द स्टॉक्स जो कि 5 मार्च 2020 से पहले के इन्वेस्टर्स थे उनका आज भी ब्लॉक है। वो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का एक पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो जुलाई में एफपीओ इशू किया बैंक ने 15,000 करोड़ का, जो कि अब तक बैंकिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा एफपीओ है। इसलिए किया गया कि कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसको मेंटेन करना होता है टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये सारी चीजें हुई। अब वो तो शुरुआत था बैंक को ट्रैक पे लाने का, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एमडी मिस्टर प्रशांत कुमार ने। जब उन्होंने बैंक को टेक ओवर किया एज एन एमडी, तो मैंने हालत बताई क्या थी बैंक की, और आपने जैसा कहा कि एक बार फिर से लाइमलाइट में है बैंक। मैंने आपको तब की बात बता दी क्यों लाइमलाइट में था, वो सारे नेगेटिव्स थे। बट आज के डेट में अगर अभी कल ही क्वार्टरली रिजल्ट आया है और अगर मैं अब की बात करूं तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2022 2 साल के बाद ऐसा साल था जिसमें बैंक ने फुल ईयर में नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 1066 करोड़ का 2 साल के अंदर में। उससे पहले आप देखें तो 2 साल ह्यूज लॉसेस रिपोर्ट किए गए। ऑल राइट, मैंने एनपीए की बात की, 1 लाख करोड़ की बात की, तब वो धीरे धीरे कम होके बैंक ने रिकवरी शुरू किया। 2 साल में बैंक ने 13,000 करोड़ का रिकवरी भी कर लिया है और इस साल का भी जो टारगेट है वो लगभग 5,000 करोड़ के रिकवरी का है। ऑल राइट, उसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आया इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कल ही, उसका भी मैं आपको लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो कल के भी मैं कुछ डेटा की बात करूं तो हर कुछ इंप्रूव हुआ है। वंस अगेन यस बैंक हैज रिपोर्टेड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 310 करोड़ which is 50% up year on year basis। सिमिलरली अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी 30 पॉइंट बेसिस से इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर जो भी खत्म हुआ है, जो कि 2.4% पे आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंप्रूव हुआ है ऑलमोस्ट 32% से 1850 करोड़। इवन नॉन इंटरेस्ट इनकम की भी जो बात करें, जो बैंक के इन्वेस्टमेंट से आता है, वो भी 35% से इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस 781 करोड़। और अब दूसरी तरफ बात करें, फिर वही मैं एनपीओ और असेट क्वालिटी पे पहुंचता हूं, तो आप असेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हुआ है। देखोगे अगर डेटा, तो अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूं सेम क्वार्टर की, तो एक जीएनपीए वाज अराउंड 15.6%, जो कि पिछले क्वार्टर में 13.9% पे आ गया और अभी जून क्वार्टर 2023 का जो डेटा है उसमें 13.4% है। तो यहां भी हमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है। अगर मैं करंट स्लिपेजेस की बात करूं, स्लिपेजेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक जब लेंड करती है और 90 डेज तक वो रिटर्न नहीं आता है प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट, तो उसको हम स्लिपेजेस कहते हैं और धीरे धीरे वो फिर एनपीए बन जाता है अगर आगे भी रिटर्न ना आए तो अगर वो भी देखें तो स्लिपेजेस काफी कम हुए हैं। ये 1072 करोड़ है फॉर द करंट क्वार्टर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करूं तो इट वाज समवेयर अराउंड 2232 करोड़, लगभग आधा हो गया। ये भी देखो। अब प्रोविजंस की बात करते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि 48,000 करोड़ का अभी भी बैंक के पास बैड लोन्स है, राइट। तो अच्छी बात यह है कि बैंक ने उसके अगेंस्ट 81% का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? वही बात कि जब आपको पता लगने लगता है कि यहां से पैसे आने मुश्किल हो रहे हैं या हो सकता है काफी टाइम लग जाए, तो उसको आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ करना शुरू करते हो और उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाने लग जाते हो। तो अभी करंट क्वार्टर में भी जो प्रोविजन बनाया गया है वो काफी कम हुआ है। 175 करोड़ का प्रोविजन बनाया गया है, जो कि 62% डाउन है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। और अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं
तो उससे लगभग 32% डाउन है, यानी कि बैंक की रिकवरी कैपेसिटी भी बढ़ी है। भैया वन बिग रीजन फॉर यस बैंक बीइंग इनटू लाइमलाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ एआरसी। और मतलब ये बातें अभी से नहीं, 1.5 साल से चल रही हैं। तो भैया मतलब ऐसी क्या बात है कि ये अभी लाइमलाइट में आई इतनी ज्यादा? और भैया व्हाट इज एआरसी, मतलब उसका क्या फायदा होता है? सो Okay. प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल। सबसे ये मैं कहूंगा कि बिग नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन है एआरसी। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जो बैंक में अभी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बची हुई है वो ग्रॉस एनपीए का है, राइट, बैड लोन्स का। तो एक्चुअली में जब हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स आपको बता दूं। देखिए, जो बैंकिंग बिजनेस होता है, बैंक्स हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम नॉन बैंकिंग भी कहते हैं, उनका लेन देन का ही तो बिजनेस है। बैंक्स क्या करते हैं? पब्लिक के पैसों को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देते हैं। कॉर्पोरेट्स को दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया, एमएसएमईज को दिया, एंड सो फोर्थ। तो उनका बिजनेस क्या है कि हमारे डिपॉजिट्स वो किस रेट पे हमें दे रहे हैं और वो हमारे पैसे को किस रेट पे औरों को लेंड करते हैं, राइट। तो उनका जो बीच का मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट है। और भी अदर हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, बट मेनली ये होता है जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, राइट। बट जब आप लेंड करते हो पैसा तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है रिकवरी की। अब जो यस बैंक ने फेस किया प्रॉब्लम वो यही तो किया, जैसे मैंने आपको बताया, रिलायंस कैपिटल को इतना लोन दे रखा है, डीएचएफएल के पास है, कॉक्स एंड किंग्स के नाम लिए, तो वो पैसे आए नहीं बैंक के पास वापस, वो बैड लोन हो गया। तो अब बात आती है वो पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना। बैंक के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है, बट पब्लिक का भी तो पैसा जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस जाएगा, आगे दूसरे बैंक्स के लिए प्रॉब्लम होगी। पूरे वर्ल्ड में ये चीजें देखी जा रही है, आपका क्रेडिट डाउन होता है, आपके कंट्री का क्रेडिट डाउन होगा, न्यू इन्वेस्टर्स आपके कंट्री में नहीं आएंगे। तो हमेशा कोशिश यही की जाती है कि कोई भी बैंक डिफॉल्ट ना करे, राइट। तो देखो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2002 में एक एक्ट पास किया गया था, सरफासी एक्ट, ऑलराइट। अब इसी सरफासी एक्ट के तहत बैंक्स के पास ये राइट है, रेगुलेटर जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही ओवरसी करता है सारी चीजों को, कि आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म कर सकते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आप अपना बैड लोन्स बेच सकते हो, राइट। तो अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है उन बैड लोन्स को रिकवर करना। देखो, उनके पास एक्सपर्टीज होता है, उनके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू वो रिकवर कर सकती है पैसा, राइट, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इन कामों में। अब बैंक खुद भी कर सकता है, बट आप सोचो कि बैंक को और भी कोर एक्टिविटीज है, उस पर भी तो ध्यान देना है। आप रिकवरी करने में लग जाओ, ये प्रोसेस है, उसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज चैनलाइज करने पड़ेंगे, आपको एक अलग विंग्स क्रिएट करना पड़ेगा, आपका रिसोर्स तो जा ही रहा है, टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और हेडेक और है। तो इससे अच्छा है कि आपका जो मेन कोर बिजनेस है आप उस पर फोकस करिए, और जो नॉन कोर है, रिकवरी वगैरह का काम है, आप किसी स्पेशलिस्ट को दे दीजिए। वही काम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, कि वो बैड लोन्स जो भी एनपीए है बैंक्स के, वो उसको खरीदती है, ऑब्वियसली डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगी, और बैंक को कुछ पैसा दे दिया जाता है। मैं इसके टेक्निकलिटीज में आऊंगा थोड़ा सा, अभी यस बैंक का प्रोसेस किस तरह चल रहा है, आई विल लेट यू नो। तो ये है बेसिकली काम इनका। तो अब यस बैंक क्या हो रहा है यस बैंक के साथ? यस बैंक ने लास्ट ईयर ही ट्राई किया था कि वो एक एआरसी फॉर्म कर ले जिसमें उसका मेजॉरिटी स्टेक हो, राइट। तो अब आरबीआई रेगुलेटर जो है उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रीजंस क्या दिए उन्होंने? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल सही बात है कि यस बैंक का ये लोन है और यस बैंक खुद ही एआरसी फॉर्म कर रहा है मेजॉरिटी स्टेक में, तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा मैंने कहा गवर्नेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये अलाउड ही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर यस बैंक ने दूसरी तरफ क्या किया, ईवाई को हायर किया, कंसल्टेंसी एजेंसी है, वो आपको सजेशंस देती है, बताती है कि और क्या ऑप्शंस है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो देखो,
एक ऑप्शन जो था कि आप खुद ही फॉर्म कर लो, वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन ये बचा आपके पास कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एआरसी है आप उनको बेच दो अपना बैड लोन, राइट। तो टाइम भी बचेगा प्रोसेस में, जो आपने कहा कि 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, ये टाइम प्रोसेस में लग रहा है एक्चुअली, और क्यों डिले हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो भी चीजें नहीं हो पाई। क्यों? एग्जिस्टिंग को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उनके पास एनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल ही नहीं है। 48,000 करोड़ का एनपीए है, जो जीएनपीए है, जो कि यस बैंक को सेल करना है, और उसके लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए एआरसी के पास। तो हमारे कंट्री में कुछ ही एआरसी हैं जो रेप्यूटेड हैं और जो सही से मतलब वही काम में, आपको मैंने बताया एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा यस बैंक के पास, जो कि आप किसी ग्लोबली आइडेंटिफाइड रेप्यूटेड किसी ऑलरेडी एआरसी से पार्टनरशिप कर लो, या ज्वाइंट वेंचर कहूंगा मैं। और चूंकि आप मेजॉरिटी स्टेक तो ले नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या बता, मैंने आपको बताया जो कुछ लीगल रूल्स है कि आप 9.9% स्टेक एआरसी ज्वाइंट वेंचर में ले सकते हो विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द रेगुलेटर। यानी कि अगर यस बैंक 9.9% स्टेक लेता है इस एआरसी में, तो आपको आरबीआई से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक ये कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप इससे ज्यादा लेते हो, आप मैक्सिमम 20% तक ले सकते हो, तो मेजॉरिटी तो आप ले ही नहीं सकते, तो 20 यानी कि 10% के अबव आप लेते हो, 9.9% के अबव, तो उसके लिए आपको रेगुलेटर की परमिशन चाहिए, राइट। तो अब यही हुआ, यस बैंक हैज कम इनटू एग्रीमेंट विद द, अभी चल रहा है स्विस चैलेंज प्रोसेस चल रहा है, मैं बताऊंगा क्या है ये स्विस चैलेंज प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि जो इनिशियल बिडिंग के लिए बुलाया गया था एआरसीज को, काफी 12 को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें फाइनल स्टेज में आके सेरिबस कैपिटल एंड जेसी फ्लावर, इन दोनों के बीच में एंड में हुआ, और फाइनली एक बेस बिडिंग के लिए जेसी फ्लावर को एज अ पार्टनर चुना गया है, जिसको 48,000 करोड़ का जो एनपीए है वो दिया जाएगा, और इसमें जो यस बैंक होगा वो पार्टनर होगा विद 20%। अब मैं ये बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, पार्टनर होगा, इसका मतलब क्या है? अब तुम समझो, एक होता है ये एक तरह से यस बैंक एक एंटिटी ही क्रिएट कर रहा है। कैसे? एक है कि आपने अपना जो भी बैड लोन है वो बेचा, पैसे लिए, फिर जो भी उसका प्रोसेस होता है वो किया, आपका हो गया सारा डील खत्म। बट ये वो प्रोसेस नहीं है, ये एक एंटिटी का क्रिएशन है जिसमें यस बैंक भी पार्टनर है, जो कि सिर्फ अपना बैड लोन के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी बैड लोन्स को वो खरीद के और उसके रिकवरी का काम करेगा, जिसमें 20% जितना भी स्टेक है, जो भी आपका जो भी रिकवरी आएगा उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें यस बैंक का भी शेयर होगा, राइट। तो एक तरह से जिस तरह से NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की फॉर्मेशन की थी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीए को डील करने के लिए, यस बैंक का आइडिया यही है कि क्यों ना इसी तरह का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के प्रॉब्लम को, एनपीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, राइट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अभी जेसी फ्लावर को बेस बिडर की तरह चुना गया है, और डील क्या है इसमें, जो मैंने बताया आपको कुछ टेक्निकलिटीज के 15 to 85% का डील होता है। 15:85, इसका मतलब क्या है, जितना भी असेट्स आप दे रहे हो और उसका जो एक बेस प्राइस सेट किया गया है, जैसे यस बैंक के केस में 11,100 का सेट किया गया है, जेसी फ्लावर ने किया है 48,000 करोड़ के एनपीए के लिए, तो उसका 15% यस बैंक को अपफ्रंट कैश में मिल जाएगा, जो बाकी 85% बचता है उसके लिए एसआर इश्यू किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो एआरसी रिकवर करती जाएगी एनपीए में से जो भी पैसा, तो यस बैंक वो एसआर को, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है, उसको क्या करेगी, रिडीम करके और उसको रिकवरी मिलते चले जाएंगे। ऑल राइट। अब मैंने बताया आपको कि यस बैंक भी पार्टनर है, तो पार्टनर है तो आपको भी तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो 350 करोड़ यस बैंक करेगा इन्वेस्ट इसमें। अब ये 350 करोड़ ही क्यों करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो 15% कैश में मिलेगा
और उसका 20% यानी कि 11,100 टोटल अमाउंट है जो कि वैल्यू लगाई गई है, राइट। उसका 15% कैश आना है, उसका 20% तो यस बैंक देगा ना, क्योंकि 20% स्टेक यस बैंक के पास। ऑलराइट, बट अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी हमने एक स्विस चैलेंज प्रोसेस होता है उसके थ्रू अभी प्रोसेस चल रहा है। नाउ मैं जल्दी से बताऊं कि ये स्विस चैलेंज प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जेसी फ्लावर को सिलेक्ट किया गया जब बेस बिडर, और अब ये बेस प्राइस 11,100 करोड़ सबके सामने है ओपन पब्लिक डोमेन में, और एआरसीज को बोला गया बिड दीजिए, राइट। और ये जो प्रोसेस है 60 से 75 दिन का है, तो और बिड्स आएंगे, हो सकता है बिड्स इससे ज्यादा आ जाए। तो अगर 11,100 करोड़ से ज्यादा का बिड आता है तो जो बेस बिडर है जेसी फ्लावर, उसके पास ऑप्शन होगा कि टू मैच दैट बिड का मतलब कि अगर अबव है तो चूंकि आप हमारे पहले बिडर थे, बेस बिडर है, तो यस बैंक जेसी फ्लावर को ही अपॉर्चुनिटी देगी कि आप वो बिड मैच कर लीजिए, और जेसी फ्लावर अगर तैयार हो जाती है तो ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा और एआरसी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, यस बैंक का बुक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अब ये समझो कि काफी टाइम से प्राइवेट इक्विटी फर्म से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश की जा रही है, बट देखो कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो वो सबसे पहले बैलेंस शीट देखता है, और उस बैलेंस शीट में सबसे पहला नजर कहां जाता है, जीएनपीए पे। तो यस बैंक का भी बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने बताया लास्ट अभी जस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया 13.4% है, तो ये सेल हो जाने के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और दो प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल एंड एडवेंट इंटरनेशनल, दो प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि रेगुलेटर आरबीआई और यस बैंक से भी एडवांस स्टेज की बातें चल रही है, काफी हाई लेवल एंड की मीटिंग्स भी हुई है। सो दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट up to $1 billion in the bank for 10% of a stake, right? This will be a very big boost for the bank and for the existing investors too, right? And if any of the private equity firm comes to invest in any private sector bank, it means they are seeing some opportunity in the bank, right? So this is a great news. और ये सब हो जाने के बाद बैंक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम था जो मार्च 2020 में लाया गया और मार्च 2023 तक का टाइम था, बैंक उससे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले ही उस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आ गई है। यानी कि दे हैव ऑलरेडी फॉर्म एन ऑल्टरनेट बोर्ड विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 15th जुलाई, राइट। सो इसका मतलब कि जो प्रोसेस थे सारे प्रॉब्लम्स वाले उनको स्पीड अप करके खत्म कर दिए गए हैं, राइट। और बैंक इज नाउ ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, राइट। और एमडी प्रशांत कुमार जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको भी 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। नाउ ही विल बी द एमडी एंड सीईओ, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, जो कि हो ही जाएगा, राइट। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यस बैंक के जो न्यूज में आने की वजह थी आज से 2.5 साल पहले, और आज जिस वजह से बैंक लाइमलाइट में है और जो न्यूज है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि लोगों के मन में अब ये सवाल आता है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो स्टॉक प्राइसेस में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो देखो स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है सारा का सारा, राइट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब हम 2017-18 की बात करते हैं तो उस टाइम में बैंक का स्टॉक प्राइस 400 पे भी था, राइट। और बैंक के इंटरनल में क्या चल रहा था, सब कुछ फिनिश, इतना सारा एनपीएज है, सारे रेशियोज बेकार हुए पड़े हैं, बट स्टॉक प्राइस 400 पे है। तो आप समझ रहे हो वैल्यू 0 था बट प्राइस हाई था। आज बिल्कुल उल्टा है, वैल्यू इज इंप्रूविंग कॉन्टिन्यूअसली, जो कि वही तो मेन है। स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट तो वो 2 दिन में हो जाएगा, एक बार बस सेंटीमेंट चेंज होने की बात है और एक बार वो कॉन्फिडेंस आने की बात है इन्वेस्टर्स का, जो कि आ भी गया है। अब आप देखो जैसे कि हर बैंक के लिए जरूरी होता है अपने डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस वापस पाना। आज हर मंथ पिछले 5 महीने से एमडी प्रशांत कुमार ने खुद ये डेटा दिया है कि फॉर द लास्ट 5 मंथ्स कॉन्टिन्यूअसली
1 लाख से ज्यादा सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स खुल रहे हैं बैंक में, जिससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो बहुत ही कम होता है। करंट अकाउंट पे तो 0 है, सेविंग अकाउंट पे समवेयर अराउंड 3 to 4% है, और उस फंड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो इन लेंडिंग विद 7, 8, 9, 10% इवन बियॉन्ड। सो आपका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी बढ़ेगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव मैं आपको बता दूं कि यस बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2/3 है। यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसमें 43% है ऑलमोस्ट। यानी कि हर तीसरा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, इसमें थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, वो यस बैंक के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। यानी कि 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर मंथ सपोर्ट करता है यस बैंक। और अगर इसको मैं वैल्यू में ट्रांसलेट करूं मनी में, रुपीज में, तो इट इज समवेयर अराउंड 4.3 ट्रिलियन रुपीज। तो आप समझ रहे हो ये जमाना ही तो डिजिटलाइजेशन का है, और उसके लिए यस बैंक बिल्कुल तैयार है। तैयारी नहीं, ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। आप यूपीआई का पेमेंट खोल के देखना, जो ऐप होता है आप लास्ट में देखोगे सपोर्टेड बाय यस बैंक आता है, वो डिफॉल्ट से जो भी है। और उसके अलावा भी ये डिजिटली बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा ये अट्रैक्शन पॉइंट है कि इसको और कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, सारे डेटा को देखते हुए, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, एआरसी फॉर्मेशन, प्राइवेट इक्विटी फर्म का आना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यस बैंक का फ्यूचर वापस से ब्राइट होगा। वापस बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में दिख ब्राइट रहा था, एक्चुअली में वो ब्राइट नहीं था, अब एक्चुअल में ब्राइट अप होगा। तो मैं जो भी इन्वेस्टर है उनको कहूंगा पेशेंस रखिए एंड स्टे इन्वेस्टेड, यू विल श्योरली गोइंग टू गेट गुड रिटर्न। बाकी हर इन्वेस्टर्स को अपना रिसर्च करना चाहिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप खरीदे या बेचे या होल्ड करें। दैट डिसीजन कंप्लीटली लाइज इन योर हैंड। ये मैंने इंफॉर्मेशन जो भी थी 2-2.5 साल की, वो आपके सामने रख दी है। यू आर वेल लर्न, सो टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। थैंक यू सो मच।